नमस्कार। आज हम अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड यानी AACL के वित्त वर्ष 2024-25 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके कुछ अहम पहलुओं पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे स्रोत कंपनी के ही प्रकाशित दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है कि इन दस्तावेजों से कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा, कामकाज और आगे की क्या योजनाएं हैं, इनसे जुड़ी जो खास बातें हैं उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प यह है, देखिए कि हम सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स ही नहीं देखेंगे, बल्कि कंपनी के ऑपरेशंस, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, उनकी सोशल जिम्मेदारियां, R&D और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, मतलब जैसा इन रिपोर्ट्स में बताया गया है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले फिर फाइनेंशियल पर ही आते हैं। हाँ। है ना? वित्तीय नतीजों पर एक नजर डालें तो हाँ, पिछले साल के मुकाबले FY25 में कुल आय 10% बढ़कर 1,60,162 लाख हो गई है। हाँ 10% की ठीक है बढ़ोतरी। ना? और टैक्स के बाद मुनाफा मतलब PAT वो तो 25% उछलकर 18,611 लाख पहुंच गया है। हाँ, ये आंकड़े साफ तौर पर एक मजबूत वृद्धि दिखा रहे हैं। PAT में 25% का उछाल तो काफी अच्छा है। और एक्सपोर्ट्स, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं। वो 31,779 लाख से बढ़कर 34,309 लाख हो गए हैं। और इसके साथ ही जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ROCE। हाँ, ROCE और RONW। हाँ, ROCE 15.39% से सुधरकर 16.69% हो गया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RONW वो भी 11.75% से बढ़कर 13.27% हुआ है। तो मतलब कैपिटल एफिशिएंसी बेहतर हुई है। बिल्कुल, ये एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट दिखाता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। पिछले 5 सालों की तरह ही इस साल भी ₹2 की फेस वैल्यू पर 500% यानी ₹10 प्रति शेयर का डिविडेंड प्रस्तावित किया है। अच्छा, कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट। तो ये तो हुई फाइनेंस की बात। 25% PAT ग्रोथ तो काफी प्रभावशाली है, लेकिन क्या कंपनी का कामकाज मतलब ऑपरेशंस वो भी इतने ही दुरुस्त रहे? रिपोर्ट में कुछ नए प्रोजेक्ट्स और R&D का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। और ऑपरेशंस में भी गति दिखती है। देखिए, कुरकुम साइट पर उनका जो डाइथाइल कीटोन DEK कहते हैं। हाँ, DEK, उसकी क्षमता बढ़ाने का प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। और दहेज में डाइमिथाइल अमाइन DMA, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। डी-बॉटलनेकिंग कहते हैं इसे। अच्छा, डी-बॉटलनेकिंग। और R&D की बात करें तो करीब 897 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो टर्नओवर का वैसे सिर्फ 0.57% है। सिर्फ 0.57%? हाँ, लेकिन इसका नतीजा देखिए, 3 नए उत्पाद विकसित हुए हैं। और जो खास बात है वो ये कि मौजूदा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाकर एक तरह से वेस्ट से, कचरे से मूल्यवान उत्पाद निकालने में सफलता मिली है। और इससे एफ्लुएंट लोड भी कम हुआ है। अरे वाह, मतलब R&D खर्च कम होते हुए भी एफिशिएंसी और नए प्रोडक्ट्स दोनों पर फोकस, ये तो काफी कुशल प्रक्रिया लगती है। क्या इस तरह की प्रक्रियाएं आजकल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, खासकर सेफ्टी और पर्यावरण के लिहाज से? बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल इन पर बहुत जोर है और कंपनी ने भी दिया है। उनके पास ISO 14001 है एनवायरनमेंट के लिए, ISO 45001 हेल्थ और सेफ्टी के लिए और ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। ये सर्टिफिकेशन दिखाते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं वो सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए? देखिए, सेफ्टी के लिए तो रेगुलर मॉक ड्रिल्स होती हैं, रिस्क असेसमेंट यानी QRA, फायर हाइड्रेंट सिस्टम को बेहतर बनाया गया है और जो नियर मिस होते हैं उनकी रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और पर्यावरण के मोर्चे पर वो ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम OCMES। अच्छा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD। इसका मतलब है प्लांट से कोई लिक्विड वेस्ट बाहर नहीं जाता। ओके, ZLD। और कचरा प्रबंधन पर ध्यान है, मतलब कमी, रिसाइकल और पुनः उपयोग। उन्हें EcoVadis से सस्टेनेबिलिटी के लिए ब्रॉन्ज रेटिंग भी मिली है। EcoVadis ब्रॉन्ज रेटिंग। हाँ, और उन्होंने अपने रिन्यूएबल एनर्जी, पानी की बचत और खतरनाक कचरे की रिसाइकलिंग के जो लक्ष्य थे वो समय से पहले ही हासिल कर लिए हैं। अच्छा, लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिए, ये तो बढ़िया है। खैर, ये ब्रॉन्ज रेटिंग इंडस्ट्री के हिसाब से कैसी मानी जाती है? मतलब क्या ये बहुत अच्छी है या अभी सुधार की गुंजाइश है? देखिए, ब्रॉन्ज एक अच्छी शुरुआत है, पहचान है कि आप सही दिशा में हैं। लेकिन हाँ, सिल्वर, गोल्ड रेटिंग्स भी होती हैं, तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है।
सही है। अच्छा, पर्यावरण और सुरक्षा की बात हो गई। अब कंपनी के आंतरिक शासन मतलब गवर्नेंस का क्या हाल है? बोर्ड वगैरह में कुछ बदलाव? हाँ, गवर्नेंस में भी कुछ अपडेट्स हैं। बोर्ड में देखिए 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, श्री दिलीप जी पिरामल, श्री श्याम बी घिया और श्री शोभन एम ठाकुर। उनका दूसरा कार्यकाल पूरा हुआ है। ओके। और एक नई महिला स्वतंत्र निदेशक श्रीमती भावना जी दोषी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, बोर्ड में फ्रेश पर्सपेक्टिव और पॉलिसीज वगैरह, हाँ, रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की पॉलिसी जो कि सामान्य शर्तों पर हुए हैं, विसल ब्लोअर पॉलिसी, इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी, ये सब अपनी जगह पर हैं। और ऑडिटर्स, उनका क्या कहना है? ऑडिटर्स की रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कोई आपत्ति नहीं है, मतलब क्लीन रिपोर्ट है एक तरह से। हालांकि उन्होंने कुछ मुकदमों और ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब ग्राहकों से जो पैसा आना है उस पर संभावित क्रेडिट लॉस ECL के आकलन को की ऑडिट मैटर के रूप में हाईलाइट किया है। की ऑडिट मैटर मतलब इस पर खास ध्यान देने को कहा है? हाँ, मतलब ये एक ऐसा एरिया है जिस पर ऑडिटर ने ज्यादा फोकस किया, पर मैनेजमेंट का अनुमान है कि यहाँ कोई नुकसान यानी शून्य ECL है। ठीक है, समझ गई। अब भविष्य की बात करते हैं। कंपनी आगे क्या देख रही है? क्या आउटलुक पॉजिटिव है और क्या कुछ चिंताएं भी हैं? कंपनी भविष्य को लेकर तो आशावादी लग रही है, खासकर फार्मा और एग्रोकेमिकल सेक्टर से जो डिमांड बढ़ रही है उसको लेकर। कुरुकुम में उनका जो नया एथिल एमाइंस प्लांट है जिसमें 400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, वो भी अब पूरी क्षमता से चालू है। अच्छा, नया प्लांट फुली ऑपरेशनल। हाँ, लेकिन चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है। चीन से कंपटीशन एक बड़ा फैक्टर है। एसीटोनेट्राइल नाम का एक केमिकल है, उसकी डंपिंग की बात है, जिसके खिलाफ उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए अर्जी भी दी है। ओह, डंपिंग इश्यूज। हाँ, और अमेरिका द्वारा कुछ उत्पादों पर संभावित टैरिफ लगने का भी रिस्क है। अमेरिका में उनकी कुल बिक्री का लगभग 4.5% हिस्सा जाता है। 4.5%? हाँ, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ एक रिस्क तो है। हाँ, एक ध्यान देने योग्य रिस्क जरूर है। तो इन जोखिमों से, खासकर ये चीनी प्रतिस्पर्धा और अमेरिकी टैरिफ के संभावित असर से निपटने के लिए क्या कंपनी की कोई खास रणनीति रिपोर्ट में दिखती है? रिपोर्ट में सीधे तौर पर बहुत डिटेल्ड स्ट्रैटेजी तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये कहा गया है कि इन जोखिमों से निपटने के लिए उनके पास एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है और एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान मतलब BCP भी मौजूद है। तो ये दिखाता है कि वो इन चुनौतियों से वाकिफ हैं और तैयारी कर रहे हैं। BCP का होना जरूरी है आजकल। तो अगर संक्षेप में कहें तो एल्काइल अमाइंस ने वित्तीय रूप से तो अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है, कामकाज और स्थिरता पर भी उनका फोकस साफ दिखता है और भविष्य के लिए विस्तार की योजनाएं भी है, पर साथ ही कुछ बाहरी जोखिमों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही, यही सार निकलता है। और इन सभी बातों को देखते हुए एक विचारणीय सवाल मेरा मन में आ रहा है। बताइए। हमने देखा कि कैसे कंपनी ने R&D के जरिए वेस्ट को वैल्यू में बदला, प्रक्रियाओं को ऑप्टिमाइज किया, सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स अपनाए, है ना? हाँ, वो कचरे से मूल्यवान उत्पाद बनाना। तो क्या भविष्य में स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में इस तरह की एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी ही मतलब क्या ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक मुख्य ड्राइवर बन सकती है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या सस्टेनेबिलिटी ही नया कंपटीशन पॉइंट होगा? हाँ, क्या यही वो चीज होगी जो कंपनियों को दूसरों से आगे निकलने में सबसे ज्यादा मदद करेगी? ये सोचने का विषय है।